निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। और आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर अवरीन मलिक। डॉक्टर अवरीन मलिक जी, आपका जी, बहुत बहुत-बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत डॉक्टर धन्यवाद। अवरीन मलिक जी, नए साल की भी आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। मेट्रो टुडे लाइव जी, धन्यवाद। ग्राउंड आपको भी बहुत-बहुत रिपोर्टर्स और शुभकामनाएं और स्टीम उसके टीम के साथ। साथ-साथ आपके करोड़ों दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई एवं बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जी, डॉक्टर मलिक, आपसे सीधा सवाल मेरा यह है कि 2024 चला गया, 2025 आ गया। जी, 2024 में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि पूरा देश जानता है, बीजेपी तरक्की पे जा रही है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि 2000 पूरा भारतवर्ष पूछना चाहता है, 2024 में कुछ ऐसी उपलब्धियां भी बीजेपी की रह गई होंगी, जो पूरी नहीं हुई। उसको आप कैसे देखते हैं? जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय जी, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का, या फिर हमारी राज्य सरकारों का, या उत्तर प्रदेश की जी, सरकार हो, हरियाणा की नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो, राजस्थान की भजन लाल शर्मा जी की सरकार हो, मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की जी, जी, विष्णुदेव सहाय जी की सरकार हो, हर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, राज्यों की और केंद्र की भी, हमारा एक ही उद्देश्य है, गरीबों के लिए कार्य करना, गरीबों के हित में आवाज उठाना, गरीबों के हित में फैसले लेना, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना, जनता को इंसाफ दिलाना, जनता के इंसाफ की लड़ाई लड़ना, सच्चाई के लिए संघर्ष करना, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य रहता है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता जी, पार्टी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में कार्य करने वाली, सबके हित में फैसले लेने वाली पार्टी है, सबके हित में फैसले लेने वाला राजनीतिक दल है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम इसके डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है और हमारी तमाम सारी राज्य सरकारें कर रही हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस नारे के आधार जी, पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर चल रही है, आगे बढ़ रही है और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का भूतपूर्व कार्य कर रही है। भारतीय जनता जी, पार्टी जिस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो, या जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात हो, हम केवल कहने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। इन सभी चीजों को, प्रत्येक नारे को, प्रत्येक विषय को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कराने का कार्य करते हैं। सफलता पूर्वक इन चीजों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है और कर रही थी और भविष्य में भी करती रहेगी। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलने वाली पार्टी है। केवल संविधान को लहराने से काम नहीं चलता, इसके आधार पर चलना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान के आधार पर चलता है। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और जो संविधान नहीं मानता है, कानून नहीं मानता है, इस देश की जुडिशरी में विश्वास नहीं रखता है, उसे कम से कम इस देश से बाहर चले जाना चाहिए, जहां वो जाना चाहे, जिस देश का वो संविधान मानना चाहे। अगर आप इस देश का संविधान मानते हैं तो आप इस देश में रहिए, आपका स्वागत है। लेकिन आप अगर इस देश के संविधान का अपमान करते हैं, कानून का अपमान करते हैं, नियमों का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ लिखते हैं या देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं, तो इस देश में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों की इस देश में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब रही बात जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की अगर बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जनधन अकाउंट खुलवाने का कार्य करती है। ये 60 साल कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग मलाई खाते रहे सत्ता की, लेकिन ये बैंकों में खाते नहीं खुलवा सके, जनता के लिए काम नहीं कर सके, गरीबों के लिए काम नहीं कर सके, किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, किसानों के हक में फैसले नहीं ले सके। उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, हम जनधन योजना चलाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं। गांधी के 2 सपने थे, मेरा पूरा भरोसा विश्वास है, एक सपना हमने पूरा किया, एक सपना राहुल गांधी जी पूरा करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान के सपने को पूरा करने का काम किया। जो गांधी जी का सपना था, गांधी जी ने सपना देखा था स्वच्छता से रिलेटेड, हमने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करके गांधी जी के सपने को पूरा किया, एक सपने को पूरा किया। और दूसरा सपना मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी के हाथों से ही पूरा हो सकेगा। दूसरा महात्मा गांधी जी का सपना था कांग्रेस को समाप्त करना, आजादी के पश्चात कांग्रेस को भंग कर देने का। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी के हाथों निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भंग होगी, समाप्त होगी। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा। और कांग्रेस मुक्त भारत की जहां तक विषय है, इस विषय का जहां तक सवाल है, तो इस बात को जान लेना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत शीघ्र होने जा रहा है। जहां तक विषय कांग्रेस मुक्त भारत का, लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी साफ हुई, कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, मध्य प्रदेश से इनका छिंदवाड़ा का गढ़ भी नहीं बच सका, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एक प्रकार से कमजोर हुई, नींव हिल गई, वो विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मलिक, आपका लगता है मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बोले बोले बोले। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोले बोले, आ रही है, बोले बोले। नहीं देखिए, जहां तक विषय है लोकसभा चुनाव का और कांग्रेस पार्टी का, तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा कई राज्यों में, केवल करारी हार नहीं बल्कि वो राज्य कांग्रेस मुक्त हो गए। जिस प्रकार से बात कर डॉक्टर मलिक, ऑडियो क्लियर नहीं है आपका, ऑडियो नहीं है जी। अभी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी, आ गई आ गई। देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस मुक्त हो गया लोकसभा चुनाव में, साथ ही साथ गुजरात कांग्रेस मुक्त हो गया लोकसभा चुनाव में। अगर बात कर जाए कांग्रेस मुक्त राज्यों की, तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ लोकसभा चुनाव में, 4 में 0 सीट मिली। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड राज्य के भीतर हासिल नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 में 5 लोकसभा सीट जीतने का काम उत्तराखंड राज्य के भीतर किया, 4 में 4 लोकसभा सीटें अर्जित करने का कार्य जनता के आशीर्वाद से, वोट रूपी आशीर्वाद को प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस मुक्त राज्यों की भी अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया लोकसभा चुनाव में, साथ ही साथ कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ लोकसभा चुनाव में। कई सारे राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, उसके बावजूद भी इनका घमंड कम होने को तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता तय करेगी और जनता निश्चित रूप से निर्णय लेगी, कांग्रेस को समाप्त करेगी। वोट रूपी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सिर पे हमेशा रहा है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा साथ ही साथ आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी, तो लोकसभा चुनाव में 7 में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के भीतर जीती थी, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के नागरिकों के आशीर्वाद के साथ। उसी प्रकार से 70 में 70 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश के भीतर विजय हासिल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि 70 में 70 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पूरे दिल्ली प्रदेश के भीतर कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली राज्य के भीतर निश्चित रूप से बनेगी। निसंकोच आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मेट्रो टुडे लाइव के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि हम योजनाएं चलाने में विश्वास रखते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं विश्वास रखते हैं, गरीब के हित में फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हमने कहा था कर्ज माफ होगा, लघु एवं सीमांत किसानों का हमने कर्ज माफ करने का कार्य, 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का कार्य उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनते ही किया था। ये पहली कैबिनेट में निर्णय लिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो सका। रही बात भारतीय जनता पार्टी के फैसलों की, स्वच्छता अभियान से लेकर जनधन योजना से लेकर तमाम सारी योजनाएं, आवास योजना हो, हमने गरीब को आवास देने का कार्य किया, पक्का मकान देने का कार्य किया, हमने शौचालय का निर्माण गरीब के घर में कराया, अडानी और अंबानी के घर में नहीं कराया। अब ये जो अडानी और अंबानी की माला जपने का काम करते हैं, मैं तो आपके माध्यम से इनसे ही प्रश्न करना चाहूंगा, अडानी के साथ गठबंधन ये लोग करते हैं, अडानी के साथ एमओयू साइन ये लोग करते हैं, इनकी कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन करने का काम करती है, तो इन्हें इस विषय पे उत्तर देना चाहिए। तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार अडानी के साथ गठबंधन करती है, उसके बाद राहुल बाबा भारतीय जनता पार्टी को अडानी के साथ जोड़ते हैं, पानी पी के कोसते हैं, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है 60 साल इनकी सरकार रही है, क्या कर सके? ये बिजली नहीं पहुंचा सके, बिजली गांव-गांव तक हमने पहुंचाई, पेयजल हम पहुंचा रहे हैं, हमने पेयजल पहुंचाया। साथ ही साथ जिस प्रकार से बात है जनधन खातों की, खाते हमने खुलवाए, ये खाते भी नहीं खुलवा सके, पेयजल भी नहीं पहुंचा सके, बिजली भी नहीं पहुंचा सके। गरीब के हित में आखिर ये क्या कर रहे थे? ये किसानों के हित में कोई फैसला नहीं ले सके, ये किसानों के लिए कोई कार्य नहीं कर सके। सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हमने चलाई,
किसानों के हक में फैसले हमने लिए, तो आखिर ये क्या कर रहे थे? जवाब देना चाहिए राहुल गांधी जी को, जवाब देना चाहिए 10 जनपद वालों को, जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जवाब देना चाहिए सुप्रिया सुलेज जी को, और जवाब देना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार को। जनता जवाब चाहती है, देश जानना चाहता है, आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही? जब पी चिदम्बरम जी से सवाल पूछा जाता है, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, पी चिदम्बरम जी से जब प्रेस वार्ता के दौरान सवाल किया जाता है एमओयू से रिलेटेड कि अडानी के साथ इन्होंने संधि क्यों किया, एमओयू सिग्नेचर क्यों किया, तो माइक सरका के वो अपने माइक को पहुंचा देते हैं सुप्रिया सुलेज जी की ओर। आखिर पी चिदम्बरम जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर ये सक्षम क्यों नहीं है उत्तर देने में? क्यों ये जवाब नहीं दे पा रहे? जनता जानना चाहती है, गरीब जानना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। जी डॉक्टर मलिक, आपने बहुत अच्छी उपलब्धियां बताई। 2024 में क्या उपलब्धियां हैं और क्या 2025 का प्लान है। 2024 में कुछ त्रासदियां भी हुई हैं, जैसे कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, वहां पे बीजेपी का इंटरफेरेंस नहीं है, यानी हमारे प्रदेश का इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं है, और इस समय त्रासदी बढ़ती जा रही है। और अभी की न्यूज तो ये है कि वहां पे जो छात्र हैं, छात्र आ गए हैं यूनुस के खिलाफ, यानी कि ये देखने में एक प्लस पॉइंट है कि अगर छात्र यूनुस के खिलाफ आए हुए हैं और दंगा कर रहे हैं सड़क पे, तो यूनुस सरकार भी जाने के कगार पे खड़ी है। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। जी जी नहीं, देखिए जहां तक विषय बांग्लादेश का, बांग्लादेश में जिस प्रकार से घटना घटित हुई, हो रही है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। कड़े शब्दों में इसकी आपके टीवी चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से विषय है भारतीय जनता पार्टी का है, भारत के स्टैंड का, तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि किसी प्रकार से माइनॉरिटीज के ऊपर, जो हिंदू माइनॉरिटी हैं, हिंदुओं के ऊपर किसी प्रकार से बांग्लादेश में अत्याचार नहीं होने चाहिए, और अगर अत्याचार हो रहे हैं तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है, कठोर निंदा करता है, और जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से फैसले लिए जाते रहे हैं और भविष्य में भी लिए जाते रहेंगे। भारत और भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और केंद्रीय विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर साहब किसी प्रकार से न पीछे हटे हैं, न हटने वाले हैं। हम लोग निश्चित रूप से इस चीज के लिए जाने जाते हैं, कड़े फैसले लेने के लिए। जो भी आवश्यक होगा, जो भी फैसला कड़ा लिया जाना आवश्यक होगा, निश्चित रूप से लिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर मलिक, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में तो हालात तो वैसे ही हैं, कश्मीर में और हालात बिगड़ रहे हैं। कश्मीर में अभी भी जो उग्रवादियों का जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, जी मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब से अब्दुल की सरकार बनी है, तब से ही वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, उग्रवादी वापस वहां पे स्टार्ट हो गए हैं। और आप देखें कि सलोनियों का आना भी इसी के कारण वहां पे कम हुआ है, जिससे कि भारत की रेवेन्यू भी कम हो जाएगी वहां पे। आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? जी नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर के भीतर, ये किस कारण से बढ़ी हैं? आपने जो कहा, ये बढ़ रही है उमर अब्दुल्ला की सरकार आई उसके बाद बढ़ी, उससे पहले कोई घटना नहीं हो रही। साथ ही साथ रही बात पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी को समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारी सरकार ने किया, हमारी केंद्र सरकार ने किया, एलजी साहब ने किया। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को, एलजी साहब को, मनोज सिन्हा साहब को, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को, और साथ ही साथ आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को निश्चित रूप से इसका श्रेय जाता है। और जहां तक विषय है, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं या घटनाएं बढ़ रही हैं, अब जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल चेंज आया आतंकवादियों के मन में, एक प्रकार से उनके मनोभाव परिवर्तित हुए, या मैं यूं कहूं कि उन्हें मानसिक रूप से बल मिला, उन्हें एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल चेंज उनके अंदर जो आया, जैसे ही सरकार बदली, उन्हें लगा कि ये सरकार हमारे पक्ष की सरकार हो जाएगी, या उनका जो भी मानना रहा होगा वो उनके ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन आतंकवादियों को जिस प्रकार से मजबूती मिली, जो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा, वो इसी कारण बढ़ा, जैसे ही सरकार बनती है उमर अब्दुल्ला की, तो उनका मनोबल बढ़ा है। जो आंकड़ों में और जो घटनाओं में देखने को मिला है, उसके आधार पर जो मैं आकलन कर पाया हूं और जो मैं समझ पाया हूं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है,
और जनता देख रही है और जनता अपने विवेक के आधार पर फैसला लेती रही है और भविष्य में भी लेगी और ऐसे लोगों को वोट के माध्यम से संदेश देगी। वोट की चोट करके करारा जवाब जनता देती रही है और भविष्य में भी देगी। हर जगह कमल खिल रहा है और भविष्य में भी खिलता रहेगा। जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से शांति व्यवस्था को बहाल रखा जाएगा। किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होने दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी और किसी प्रकार से टेररिज्म को जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर किसी स्थिति में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस विश्वास को आपके चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को स्पष्ट रूप से दिला रहा। जी डॉक्टर मलिक, एक चीज और हुई है कि जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के नीचे मंदिर निकलना या उसके लिए पेलाई लगाना और कोर्ट से आदेश आने के बाद, जैसे संभल आप देख लो, संभल में हुआ है, अजमेर में भी आ गया है कि दरगाह भी के नीचे भी मंदिर है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जी मलिक साहब। मलिक साहब, मेरी आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है? आपकी? आगे 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 तो देखिए, जहां तक विषय है मंदिर मिलने का, अब ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं रखी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो नहीं रखी है, ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने या मैंने या आपने या मेट्रो टुडे लाइव ने तो नहीं रखी है। अब ये जो मिल रही है, ये तथ्य आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, सामने आ रहे होंगे। तो इनका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आखिर वो जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? और पीसी करते हैं, पीसी करने का इन्हें बड़ा शौक है क्योंकि मीडिया में चेहरा दिखता रहना चाहिए, ऐसा अखिलेश जी का मानना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्रकार की बात कर रहे थे वो सबने देखा कि किस प्रकार से ये मुख्यमंत्री आवास को खोदने की और वहां शिवलिंग होने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे। जी, तो पहले तो इन्हें अपना घर खोद के देखना चाहिए, अपना घर खोदें, अपना घर खोद के देखें वहां शिवलिंग मिलते हैं कि नहीं। तो ये बेबुनियाद बात करते हैं, तथ्यों से परे बात करते हैं, इनके बातों में कोई ना फैक्ट है ना कोई एविडेंस है। ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के उद्देश्य से सामने आते हैं और अनर्गल बयानबाजी करना इनका कार्य है, नैतिक धर्म है, उसका अखिलेश जी पालन करना। जी, तो आप इसको एकदम मिले, सद्भावना इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। जहां तक हम ये समझते हैं कि भारत देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। नहीं, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, बिल्कुल 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 विक साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, ये भारत सबका देश है। सब लोग इस देश में रहते हैं, सब लोग एकजुटता के साथ रहते हैं। और जो आप कह रहे हैं भाईचारा, तो भाई कौन है, चारा कौन है, ये तो जनता देख रही है और जनता डिसाइड कर रही। जी जी, भाई ने चारा किसे समझा और भाई कौन बन के बैठ गया है तो सबने देख लिया। अबे भाईचारा, ये एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, ये भी आपको मालूम है। आप तो वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं इस देश के। जी जी, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय संविधान का, तो ये देश कानून के आधार पर चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा, कोर्ट के आधार पर चलेगा। और कोर्ट का निर्णय रहा, विष्णु शंकर जैन जी कोर्ट में जाते हैं। अब बीजेपी ने तो विष्णु शंकर जैन जी को कोर्ट नहीं भेजा था, विष्णु शंकर जैन जी जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना मानना है, अपना मत है, वो अपने आधार पर जाते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, वो जा सकते हैं, निश्चित रूप से उन्हें जाना चाहिए। ये सबका राइट है, लीगल राइट है, और लीगल राइट को यूज करना, परफॉर्म करना, ये उनका अपना निजी मानना है। और वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कोर्ट गए, कोर्ट ने निर्णय दिया और कोर्ट के निर्णय के आधार पर हुआ। अब उसके बाद दंगा किसने किया, संभल में दंगा क्यों हुआ, दंगाई कौन थे, वो सबने देखा। किस प्रकार से दंगाइयों के द्वारा दंगा करने का प्रयास किया गया, प्रयत्न किया गया, लेकिन पुलिस ने निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उस दंगे को कंट्रोल किया। दंगाइयों को तो चिन्हित भी कर लिया है। सब दंगाइयों को, सब माफियाओं को नए साल पे संदेश देना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से। जितने भी उत्तर प्रदेश में दंगाई, माफिया, गुंडे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ना गुंडागर्दी चलेगी, ना दबंगई चलेगी, ना अपराध को बढ़ावा दिया जा सकता है, ना किसी अपराधी को रहने दिया जाएगा। जो अपराधी है वो अपना ठिकाना ढूंढ ले और उत्तर प्रदेश से निकल ले, वरना ये साल
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए बहुत कठिन रहेगा और कठिन होने जा रहा है। किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी गुंडे को नहीं बख्शा जाएगा, किसी माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, किसी एंटी सोशल एलिमेंट को नहीं बख्शा जाएगा, किसी क्रिमिनल को नहीं बख्शा जाएगा, समाज को तोड़ने की साजिश करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। जो समाज को जोड़ने की बात करेगा केवल वही रहे, बाकी जो समाज को तोड़ना चाहता है, विभाजित करना चाहता है, खाई पैदा करना चाहता है हिंदू मुस्लिम के बीच में या जातियों के बीच में, या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाना चाहता है, ये उत्तर प्रदेश उस व्यक्ति को, उन लोगों को कतई भी अपने साथ नहीं रखने वाला है, उन्हें किसी प्रकार से नहीं झेलने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश का स्पष्ट मानना। जी डॉक्टर मलिक, आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।